अच्छा, हम लोग इस क्लास में सिंगल एंट्री कर रहे थे और वहां पर देखो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो कर रखा है यहाँ पर देख लो, ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट किया। इसका इलास्ट्रेशन नंबर मैंने मार्क नहीं किया, इलास्ट्रेशन 7 आई थिंक, देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। इलास्ट्रेशन 7 तक शायद किया हुआ है, ये देखो। हाँ, इलास्ट्रेशन 7, इसके आगे वाला देख लेते हैं कितना नंबर था ये वाला। हाँ, इलास्ट्रेशन 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और बाकी मैंने कहा था कि तुम लोग होमवर्क देख सकते हो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमें डिस्कस करना है। तो ये पूरा देखो, ये स्लाइड तो खत्म हो गया था, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। मिस्टर कुमार केप्ट नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर कुमार जो है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते हैं। फिर से एक बार याद दिला देते हैं तुम लोग को, सिंगल एंट्री जो लोग मेंटेन करते हैं उनके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होता है, ठीक है, तभी उनको प्रॉब्लम होता है। तो जब जरूरत होता है फाइनल अकाउंट्स का, तब वो लोग अपना कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैश बुक वो मेंटेन करते हैं और एक सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, पर्सनल, ठीक है, रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। और इस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें इन लोगों का क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। तो मिस्टर कुमार केप्ट नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज बिजनेस एंड एनालिसिस ऑफ हिज रफ कैश बुक। ये देखो कैश बुक का बात आ गया ना, रफ कैश बुक फॉर द कैलेंडर ईयर 2015। कैलेंडर ईयर 2015 का ये देखो कैश बुक है। कैश बुक का एक साइड क्या होता है, रिसिप्ट, और एक साइड क्या होता है, पेमेंट। ये देखो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इसीलिए इधर आया हुआ है। पेड टू क्रेडिटर, बिजनेस एक्सपेंस, वेजेस पेड, प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग, बैंक बैलेंस एट द एंड, क्योंकि 31 दिसंबर है। कैश इन हैंड ये दिया हुआ है। अच्छा, फिर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का ओपनिंग क्लोजिंग। ऑल हिज सेल्स एंड परचेज वेयर ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर एक चीज बताया, देखो सारा का सारा सेल और परचेज क्रेडिट पे होगा। तो ये सब जो पॉइंट है ना, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेल, इसका मतलब कहीं पर भी कैश टू सेल या परचेज टू कैश या फिर बैंक कैश टू, सॉरी बैंक टू सेल या फिर परचेज टू बैंक नहीं होगा। हर जगह पे क्या होगा, डेटर टू सेल या फिर क्रेडिटर परचेज टू क्रेडिटर, ये होगा, ये हमें ध्यान रखना है। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर करना हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 of December 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड ऑन फर्नीचर फिटिंग्स 5%। तो ये देखो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और फिटिंग्स का देखो पूरा वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू चेंजेस नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। लेकिन बाद में इन्होंने कहा है कि मशीन पे 10% और फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बस इतना ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके लिए हमें अवेलेबल डेटा चाहिए। जैसे ट्रेडिंग में कम से कम कुछ ना हो, परचेज सेल ये सब तो चाहिए, और परचेज सेल हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन उसका रिलेटेड डेटा है। परचेज से रिलेटेड डेटा क्रेडिटर होता है और डेटर होता है सेल से रिलेटेड डेटा। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक डेटर क्रेडिटर। और ऐसे भी मैंने बताया था कि देखो अगर हमारा वैल्यू चेंजेस है तो हम लोग उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो मिल जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परचेज सेल इसके बिना तो हम लोग आगे जीपी वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो परचेज सेल के लिए हम लोग डेटर क्रेडिटर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब रहा पीएल का बात, तो पीएल के लिए यहाँ पर डेटा हमें मिल जाएगा, ये देखो वेजेस पेड है, ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। अच्छा, पीएल का कोई डेटा अगर हमें ये देखो बिजनेस एक्सपेंस, ये पीएल में जा सकता है। तो ये सब का भी एंट्री हमें पता होना चाहिए, तब हम लोग ट्रेडिंग पीएल में पोस्ट करेंगे। रहा बैलेंस शीट का बात, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होता है, जो कि यहाँ मिसिंग रहता है। तो इसीलिए दो
हम लोग बैलेंस शीट यहाँ बनाते हैं, एक्चुअली एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट यानी 2014 का भी बैलेंस शीट बनाएंगे और 2015 का भी बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट मिल जाए, तो सॉरी ओपनिंग कैपिटल मिल जाए। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वर्किंग नोट फॉर डेटर, क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। देखो इसका अगर हम लोग नहीं भी चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, जैसे 20,000 है ना, तो अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लास्ट में डेप्रिसिएशन करने बोला, वो बैलेंस शीट में डायरेक्ट दिखाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर चाहो तो ओपन कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जिसका बैलेंसेस चेंज नहीं है उसका ओपन नहीं भी करोगे तो चलेगा, बाकी करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं होता तो फिर ये ओपन करना बेवकूफी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 20,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में 20,000 लिखेंगे। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इसको ओपन करके क्या फायदा, ये तो बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन नहीं, ये क्वेश्चन 1 है, इलास्ट्रेशन 7 तक कंप्लीट हो गया था, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो पहले हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया है एज एट 31st ऑफ दिसंबर 2014, 31st ऑफ दिसंबर 2014 का, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, बताओ क्या क्या लिखोगे। डेटर, डेटर यहाँ पर लिखेंगे कितना, 53,000। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर इधर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। क्रेडिटर हो जाएगा, क्रेडिटर हो गया है 15,000। अच्छा, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड या फिर स्टॉक लिख देते हैं 17,000, ये रहा 17,000। अच्छा, प्लांट मशीनरी 20,000, फर्नीचर फिटिंग्स 1,400, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,400। अच्छा, ये हो गया। और तो कोई डेटा हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका क्लोज करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो ये कितना हो रहा है देख लो, 53,000 प्लस 17,000, ये कितना होगा, 70,000, 70,000 प्लस 20,000 प्लस 1,400, तो ये हो गया 91,400, 91,400 माइनस 15,000, तो ये हो जाएगा 76,400। अच्छा, एक देखो कैश बैलेंस भी तो देखना चाहिए था ना हमें, बताओ ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, ये कैश बुक से बताओ ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। हेलो, मैम ओवरड्राफ्ट है तो एक। हाँ ओवरड्राफ्ट है, यानी जी। लाइबिलिटी साइड में आएगा, हाँ लाइबिलिटी साइड में बीओडी लिख देते हैं, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट 7,400, ये लिखना पड़ेगा। 91,400 माइनस, माइनस करना पड़ेगा 91,400 माइनस 15,000 माइनस 7,400, तो ये आ गया 69,000, ये कैपिटल आ गया 69,000, ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा वर्किंग नोट बनाएंगे, देखो डेटर का बनाते हैं ताकि हमें सेल्स मिल जाए, ठीक है। डेटर, डेटर का ओपनिंग हमेशा टू बैलेंस बीडी होता है, लिख लेते हैं, अगर ओपनिंग है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बाई बैलेंस सीडी, पहले ये ऐसे इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। तो देखो 53 और 88, तो ये रहा 53,000 और 88,000। अब देखेंगे डेटर रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो देखो डेटर रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शन है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो इसका एंट्री क्या होगा बताओ, डेटर से पैसा मिल रहा है, क्योंकि एंट्री बिना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्या एंट्री होगा, बाय कैश। बाई कैश, डेटर से पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाई कैश हो जाएगा 60,000 हो गया। अब देखो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये तो डेटर रिलेटेड नहीं है, क्रेडिटर, बिजनेस, वेजेस, प्रोप्राइटर, ये सब डेटर रिलेटेड नहीं है, नीचे कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव नहीं। अच्छा, एक चीज बताया है कि सारा का सारा क्रेडिट सेल होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं 88 प्लस 60, ये हो गया कितना, 1,48,000
50,000 माइनस 53,000 कितना होता है देखो 1,48,000 माइनस 53,000 तो ये हो गया 95,000। तो इसे क्या लिखेंगे सेल्स, डेटेड टू सेल्स। तो ये सेल्स बैलेंसिंग फिगर आ गया और ये वाला अमाउंट हम लोग ट्रेडिंग में लिख पाएंगे। अब ये वर्किंग नोट नंबर 2 बन गया, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा नेक्स्ट कौन सा वर्किंग नोट बनेगा देख लेते हैं। नेक्स्ट बनेगा क्रेडिटर। क्रेडिटर का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा, तो पहले ये लिख लेते हैं बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 15,000 और 19,500, 15,000 और 19,500। अब क्रेडिटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर हो गया, फर्दर कैपिटल, ये देखो पेड टू क्रेडिटर, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए पेड टू क्रेडिटर टू कैश, टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, हाँ टू कैश हो जाएगा 25,000। 25,000 का अमाउंट है और कोई भी क्रेडिटर रिलेटेड डेटा नहीं, और नीचे ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है, सिर्फ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बाई साइड है, बाई बैलेंस को क्या लिखेंगे बताओ, क्या नाम होगा बैलेंस का क्रेडिटर रिलेटेड टू क्या परचेज। परचेस। ये देखो ये सब तुम लोग को समझना पड़ेगा ना, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा कि हमें परचेस लिखना है, नहीं तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या लिखोगे वो सोचना पड़ेगा। तो ऑलवेज ये याद रखना है ना तुम लोग को, क्रेडिटर तभी होगा अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं। 29,500 और इसका टोटल हो गया 44,500 क्रेडिटर। अच्छा नेक्स्ट देखो कौन सा अकाउंट ओपन करें। स्टॉक का जरूरी नहीं है स्टॉक का अकाउंट ओपन करना, प्लांट मशीनरी ये तुम लोग चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करके ही दिखा देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ये रहा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल बोला है, लेकिन लास्ट में ये लोग डिसाइड किया है कि 10% डेप्रिसिएशन लगाएगा। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन में एसेट कम होता है, एसेट कम होने से क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन 10%, तो कितना हो जाएगा 2,000। तो बैलेंस कितना बचेगा 18,000 बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 20,000। वो एडजस्टमेंट यहाँ पर कर दिया मैंने। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स इसका भी सिमिलरली हो जाएगा, ये भी एक एसेट है, तो इसका ओपनिंग टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी। अच्छा इसका वैल्यू है 1400, 1400। इस पे भी बाई डेप्रिसिएशन 5% था, ये 10% था, 5%, 1400 पे 5%, 70 या 700 क्या होना चाहिए। हम्म, 70 हो रहा है। ये गलत लिख दिया ना, ये बैलेंस यहाँ पर नहीं लिख सकते, बैलेंस माइनस करने के बाद मिलेगा 1400 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 1330। यहाँ पर हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग अगर उस तरह से लिखेंगे तो फिर यहाँ डेप्रिसिएशन लिख नहीं सकते। देखो तुम लोग ये सोच ही सकते हो कि अगर हम लोग हर जगह ओपनिंग क्लोजिंग ब्रॉट डाउन कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ करोगे तो हो जाएगा नो प्रॉब्लम। टू बैलेंस बीडी 1400 बाई बैलेंस सीडी 1400, फिर क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं कर सकते, फिर उसको बैलेंस शीट में ही चार्ज करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज करने से नहीं होगा। अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लेते। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है तो, ओपनिंग स्टॉक तो है, कितना है 17,000 और क्लोजिंग है 19,000, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 19,000। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, और स्टॉक के बाद क्या आ जाता है परचेज, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा पूरा कितना कितना हम लोगों ने खरीदा है उसी का इंफॉर्मेशन रहता है 29,500, और कितना सेल किया है, मतलब गुड्स रिलेटेड खर्चा यहाँ पर रहता है बाई सेल्स। देखो क्रेडिट सेल के अलावा कुछ नहीं है, फिर हम लोग को ये कैश सेल वगैरह ढूंढने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोल ही दिया है सब क्रेडिट सेल है, तो डेटर टू सेल मतलब क्रेडिट सेल, और परचेज टू क्रेडिटर मतलब क्रेडिट परचेज, मतलब इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा परचेज या सेल हमें ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट वाला रिकॉर्ड करेंगे तो हो जाएगा।
क्योंकि बोला ही है कि क्रेडिट वाला ही यहाँ पर एप्लीकेबल है। अच्छा, ये देखो इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कैश बुक में कोई खर्चा, कोई इनकम। ये देखो वेजेस पेड क्या है, जो कि ट्रेडिंग में जाता है 15,500। ठीक है, 15,500 हो गया। तो 17,000 प्लस 29,500 प्लस 15,500, तो ये हो गया 62,000 इधर हो रहा है। अच्छा, इधर तो ज्यादा होगा। अच्छा, 1,14,000 माइनस ये हो गया 52,000 जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट 11430 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 52,000। अच्छा, पीएल का खर्चा क्या क्या आएगा देखो। पीएल का खर्चा यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम डेटर ये तो नहीं है, फर्दर कैपिटल ये तो कैपिटल में जाता है, ओवरड्राफ्ट पेड टू क्रेडिटर, बिजनेस एक्सपेंस टू बिजनेस एक्सपेंस 10,000 टू बिजनेस एक्सपेंस 10,000। अच्छा, बिजनेस एक्सपेंस का पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेमेंट हुआ है। उसके बाद जब ये क्लोज होगा तो पीएल डेबिट टू बिजनेस एक्सपेंस, इसीलिए पीएल में गया। और अगर हम लोग कैश बुक ओपन मतलब कैश अकाउंट ओपन करते तो वहां भी ये एंट्री आ जाता। सिमिलरली वेजेस के लिए भी होता है, वेजेस पे करने से एंट्री होता है वेजेस टू कैश। ठीक है, अब जब इसे क्लोज करते हैं तो ये ट्रेडिंग में क्लोज होता है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस होता है इसी तरह से। अच्छा, फिर ये ड्राइंग्स वगैरह ये सब तो नहीं आएगा। तो पीएल में और क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो एक 70 रुपीज है और एक 2,000 है। तो 2,000 प्लस 70, 2,070। और तो कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 52,000 10,000 2070, तो 39,930 ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 होगा। हाँ, 2015। अच्छा, अब देखो क्या क्या बैलेंस होगा। डेटर का बैलेंस। একটু একবার ট্রেডিং পিএলটা আরেকবার দেখো জাস্ট। हम्म हम्म। থ্যাংক ইউ। अच्छा, अब देखो डेटर। डेटर हम लोग चाहे तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा है। इसका क्लोजिंग डेटर कितना है? 88,000। लेकिन ये तो बैलेंस करके नहीं है, हम लोग यहीं से लिखे, तो यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। डेटर 88,000, क्रेडिटर 19,500। ये देखो, डेटर 88,000, क्रेडिटर 19,500। अच्छा, नेक्स्ट देखो, डेटर के बाद क्रेडिटर हो गया। स्टॉक इन ट्रेड 19,000, स्टॉक 19,000। अच्छा, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन ये वाला लिखने से नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी जो है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 20,000। फिर यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं 10% के हिसाब से 2,000, तो बचा है 18,000। फर्नीचर फिटिंग्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा। 1,400 माइनस डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से 70 रुपीज, और इसका बैलेंस आया था 1,330। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं कोई कैश इन हैंड है। ये देखो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों है, 4,000 और 100। कैश एट बैंक 4,000,
और कैश इन हैंड 100, कैश इन हैंड 100। अच्छा, और कोई इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैश इन हैंड, वेजेस, ये ट्रेडिंग रिलेटेड है। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, ये होगा कैपिटल में, और इसका भी एंट्री कैसे होता है, ड्राइंग्स टू कैश होता है, फिर उसके बाद वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसीलिए वो मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल से माइनस करके लिखना पड़ेगा हमें। बिजनेस एक्सपेंस हो गया, पेड टू क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट, ये भी कर लिया हम लोगों ने। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ेगा तो फिर वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो ड्राइंग से लेस होगा और एडिशन से बढ़ेगा, तो कैपिटल लेस ड्राइंग्स, ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, और ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स है 3000, एडिशनल कैपिटल कितना है, फर्दर कैपिटल 5000। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना आया, 39,930, 39,930, और कैपिटल कितना है 69,000, 69,000। अच्छा, अब देखते हैं टोटल करके। 69,000 माइनस 3,000, 5,000 माइनस 3,000 प्लस 39,930 प्लस 110,930. अच्छा 110,930 प्लस 19,500, 130,430, 430. हाँ 1,30,430 लिख दिया मैंने इधर। एक बार चेक कर लेते हैं आया है कि नहीं। माइनस 100 माइनस 4,000 माइनस 1,330 माइनस 18 19 88, हाँ टैली कर रहा है। तो ये आ गया, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो। मिस्टर जायसवाल commenced business as a cloth merchant on 1st Jan 2015 with a capital of 2000। तो 1st Jan से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 2000 ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 600। अच्छा, अब जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसके बाद कैश दे के फर्नीचर खरीदा है। द बुक्स आर मेंटेन्ड बाय सिंगल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, कैलकुलेट द कैश ऑन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2015। मतलब एक साल खत्म होने के बाद उनके पास कितना कैश है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, अगर कैश पता करना है तो कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, कैश अकाउंट, कैश ठीक है। बुक। कैश बुक या फिर कैश अकाउंट, ये भी हम लोग कैश बुक भी ओपन कर सकते हैं। एक ही बात होता है ना, कैश बुक और कैश अकाउंट में फर्क क्या होता है, दोनों ही लेजर फॉर्मेट में बनता है, इसीलिए बोलते हैं ना कैश बुक और कैश अकाउंट सिमिलर होता है। तो हम लोग कैश बुक भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट भी कर सकते हैं। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पूरा मतलब फाइनल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अच्छा, सेल्स, इसमें इंक्लूडिंग कैश सेल है 1400, तो क्रेडिट सेल कितना है, यहाँ हम लोग माइनस करते ही हम लोग को पता चल जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस करके 2000। क्रेडिट सेल 2000। परचेज में देखो कैश 800 है, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा, 3000 से 800 लेस कर लो तो पता चल जाएगा 2200 क्रेडिट परचेज हो गया। जैसवाल ड्राइंग्स, तो ये इनका ड्राइंग्स जो है जैसवाल ड्राइंग्स, ये हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। बैड डेब्ट राइट ऑफ, तो बैड डेब्ट राइट ऑफ होने से क्या होता है, पहले तो बैड डेब्ट राइट ऑफ होने से बैड डेब्ट टू डेटर होता है, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होता है, तो उसमें यहाँ पर हम लोग पीएल में डायरेक्ट चार्ज करेंगे, पीएल में ये क्लोज होता है। बिजनेस एक्सपेंस, ये भी पीएल में क्लोज होगा। स्टॉक, ये देखो स्टॉक ऑफ गुड्स 31 दिसंबर 2015 यानी क्लोजिंग स्टॉक। सन्ड्री डेटर का 31 दिसंबर 2015 यानी क्लोजिंग सन्ड्री डेटर, और सन्ड्री क्रेडिटर भी डेट देखो तीनों क्लोजिंग है, यानी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। अच्छा, उसके बाद मिस्टर जायसवाल टू क्लोथ कॉस्टिंग 100 फ्रॉम द शॉप फॉर प्राइवेट यूज, ये क्या होता है, ये ड्राइंग्स होता है, ये गुड्स ड्राइंग्स है, ठीक है। तो गुड्स ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है, कैश ड्राइंग्स का, कैश ड्राइंग्स का तो ड्राइंग्स टू कैश होगा, लेकिन गुड्स ड्रॉ करने से क्या एंट्री होगा, ड्राइंग्स टू परचेज। ड्राइंग्स टू परचेज, क्योंकि स्टॉक कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एंड पेड 40 कैश टू हिज सन, तो अपने घर के लिए हो गया ना, अपने बच्चे को 40 रुपीज दे रहा है, तो ये भी ड्राइंग्स होगा,
ठीक है, तो ये कैश ड्राइंग्स है। तो फिर ड्राइंग्स टू कैश, जैसे कि अभी मैंने कहा, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स, बट ये जो दो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, बस इतना ही दिया हुआ है। हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले तो कैश अकाउंट बोला है, तो कैश अकाउंट या कैश बुक जो भी बोलो ये ओपन कर लेते हैं ताकि हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस पता चल जाए, क्योंकि डायरेक्टली हमें बता ही दिया है, तो बता दिया तो पहले हम लोग उसे ही ओपन कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो एंट्री आना चाहिए हमें, तभी हम लोग इसे कर पाएंगे। तो बताओ कौन कौन सा एंट्री होगा? सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल। बताओ यहाँ पर क्या कोई कैश बुक में या फिर कैश अकाउंट में कोई एंट्री होगा? बताओ अगर होगा तो कौन सा एंट्री होगा? ক্যাশ সেলসের পার্টটা আসবে। হ্যাঁ, ক্যাশ সেলের পার্টটা আসবে। ক্যাশ টু সেলস, कैश टू सेल्स 1400। अच्छा, फिर परचेज में कैश परचेज का पोर्शन आएगा, तो बताओ कैश परचेज का एंट्री क्या होता है? कैश परचेज का एंट्री, हाँ, बाय परचेज, परचेज टू कैश 800। अच्छा, नेक्स्ट ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का एंट्री बताओ। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग है, जैसवाल्स ड्राइंग, ड्राइंग्स का एंट्री कुछ नहीं बोला है, मतलब कैश ड्रॉ है, बताओ क्या होगा? বাই ড্রয়িংসটা আসবে। बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स ये 240 हो गया। अच्छा, उसके बाद सैलरी, सैलरी ऑफ स्टाफ बताओ क्या होगा? सैलरी देने से क्या एंट्री होता বাই है? স্যালারি। बाय सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बाय सैलरी 400 था। अच्छा, उसके बाद बैड डेप्ट राइट ऑफ, क्या इसका एंट्री यहाँ पर आएगा? बैड डेप्ट राइट ऑफ करने से क्या कोई कैश में डेबिट या क्रेडिट हो सकता है? मतलब कैश हमारा कम या ज्यादा? नहीं, क्योंकि ये तो लॉस है। अच्छा, बिजनेस एक्सपेंस बताओ, बिजनेस एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा? বাই বিজনেস এক্সপেন্সেস। By बाय business expense. बाय बिजनेस एक्सपेंस। अच्छा, बिजनेस एक्सपेंस का 140। अच्छा, नेक्स्ट देखो स्टॉक, ये तो क्लोजिंग स्टॉक बोला है, तो इसका तो कैश से कोई लेना देना नहीं है, ये डेटर ये क्रेडिटर। नीचे यहाँ पर देखो ये स्टॉक जो ड्रॉ हुआ है, ये इसका एंट्री हुआ था ड्रॉइंग्स टू परचेज, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, ना तो ये ड्रॉइंग्स अकाउंट है ना तो परचेज अकाउंट है, लेकिन उसके बाद ये 40 रुपीज जो ड्रॉ हुआ है उसका एंट्री हमें करना चाहिए। तो फिर से बाई ड्रॉइंग्स, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये सन को दिया 40 रुपीज, 40 रुपीज, ठीक है। अच्छा, बाद में डेप्रिसिएशन का बात कहा गया, लेकिन डेप्रिसिएशन से भी तो कैश का कोई लेना देना है नहीं, डेप्रिसिएशन तो নন ক্যাশ আইটেम। हाँ, वो नॉन कैश आइटम होता है। तो यहाँ पर ये सब तो लिख दिया, और हमें देखना है कि कुछ और आइटम अगर आए, जैसे कि डेटर से पैसा मिल रहा है, तो वो डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट जब तक ओपन नहीं होगा तो हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि डेटर को, डेटर से पेमेंट मिला है या क्रेडिटर को पेमेंट हम लोगों ने किया है, तो वो भी यहाँ पर आना चाहिए। तो फिलहाल क्लोज नहीं करते, पहले डेटर क्रेडिटर बनाते हैं। जैसे बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल अगर होता है तो पहले बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्लोज करने के बाद हम लोग डेटर या क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करेंगे, नहीं तो अमाउंट जो है बैलेंसिंग फिगर गलत आता है, क्योंकि जो हम लोग बिल्स ड्रॉ करते हैं तो डेटर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए जब भी डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होता है, लास्ट दिन हम लोगों ने किया था बीआर को पहले क्लोज करो फिर डेटर, उसी तरह से अगर डेटर क्रेडिटर एंड कैश बुक कर रहे हैं तो पहले डेटर क्रेडिटर को क्लोज करना पड़ेगा। तो डेटर का देखो ओपनिंग कुछ नहीं बोला है, क्लोजिंग बोला है 1040, तो बाई बैलेंस सीडी 1040। अच्छा, डेटर रिलेटेड और कोई डेटा है देख लेते हैं। डेटर, डेटर रिलेटेड बैड डेप्ट है। देखो बैड डेप्ट मैंने कहा ना, पहले डेटर को क्या करेगा, डेटर को कम कर देगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो क्या होता है बाई By bad debt. बाई बैड डेप्ट, बाई बैड डेप्ट हो जाएगा 100, बाई बैड डेप्ट हो गया 100। अच्छा, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा, कितने अमाउंट से होगा? माइनस किया था ना हम लोगों ने यहाँ पर
डेटर टू सेल्स 2000, ये देखो 3400 टोटल 2000 हाँ 2000, तो 2 सेल्स क्योंकि वो क्रेडिट सेल हो जाएगा 3400 माइनस 1400 करके, तो यहाँ पर 2000 ये क्रेडिट सेल क्योंकि इतना अमाउंट कैश सेल था, ठीक है। अच्छा और कोई डेटा रिलेटेड डेटा नहीं, और तो कुछ नहीं है, तो क्लोज करेंगे। यहाँ पर 2000 अमाउंट इधर आ रहा है, तो 2000 माइनस 1040 माइनस 100, तो ये कितना हो गया 860। 860, तो इसे बाई साइड है तो बाई, बताओ क्या लिखे, ये कौन सा अमाउंट है, बाई साइड में क्या आ सकता है डेटर का, डेटर के हाँ कैश बाई होगा, साइड में आया तो कैश होगा। कैश होगा क्योंकि बाई साइड में आने का मतलब है डेटर क्रेडिट हो रहा है, मतलब डेटर कम हो रहा है। डेटर कब कम होता है, अगर हमारा बैड डेप्ट हो गया तो डेटर कम हो गया, या पेमेंट मिल गया तो डेटर कम हो गया। डेटर कम होने का मतलब डेटर क्लोज हो रहा है धीरे धीरे। अब दो ही रीजन से हो सकते हैं, या तो पेमेंट मिल रहा है या तो बैड डेप्ट हो रहा है। तो ये 860, तो देखो कैश अकाउंट में एक एंट्री जाएगा टू डेटर बोल के 860, टू डेटर 860। इसी तरह से क्रेडिटर अकाउंट को भी प्रिपेयर करेंगे, तो क्रेडिटर में बाई बैलेंस बीडी होता है ओपनिंग, और क्लोजिंग होता है टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग अवेलेबल है, ये देखो 720 क्लोजिंग। अच्छा एंट्री देख लेते हैं, ये परचेज वाला एंट्री हो जाएगा, क्रेडिट परचेज, तो परचेज टू क्रेडिटर होगा तो बाई परचेज, यहाँ पर लिखते हैं बाई परचेज। ओपनिंग तो कुछ मिला नहीं, बाई परचेज कितना हो जाएगा 3000 माइनस 800, 2200 शायद, 3000 माइनस 800, हाँ 2200। अच्छा क्रेडिटर रिलेटेड और कोई डेटा है हमारा, क्रेडिटर को कुछ और बताया गया है नहीं, यहाँ पर कैपिटल, अच्छा ये भी एक एंट्री होना चाहिए था, ठीक है इसको कर लेते चलो। अब तो और क्रेडिटर रिलेटेड कोई डेटा मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये 2200 इधर बैलेंस आएगा 2200 माइनस 720, तो ये अमाउंट हो रहा है 1480, तो ये टू साइड आ रहा है टू, तो बताओ एंट्री क्या होगा। क्रेडिटर मेरा कम हो जा रहा है, क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर कब कम होगा, जब हम लोग तो क्रेडिटर को कैश क्या, दे देंगे जब कैश दे देंगे पेमेंट कर देंगे, टू तो टू कैश। कैश, तो कैश में फिर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा बाई क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर 720। अच्छा यहाँ पर एक एंट्री देखो, कैपिटल, कैपिटल कितने कैपिटल से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 2000, तो इसका एंट्री क्या होता है, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल 2000, ये नहीं लिखा था मैंने, कैश टू कैपिटल ये 2000 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद परचेस किया था फर्नीचर फॉर कैश 600, तो इसका एंट्री क्या होगा, फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश चला जाएगा, तो फर्नीचर टू कैश, तो बाई फर्नीचर ये भी होना चाहिए, बाई फर्नीचर 600। अच्छा अब इसका टोटल कर लेते हैं, किधर ज्यादा आ रहा है, इधर ही ज्यादा आएगा, 2000 है, 2000 और 1000, 3400, 4000 हो रहा है दोनों मिला के, क्या देख लेते हैं, 1400, 860, 2000, 4260 माइनस 800 माइनस 240 माइनस 400 माइनस 140 माइनस 40 माइनस 720 माइनस 600। अच्छा ये आ रहा है 1320, क्लोजिंग कैश बैलेंस, लेकिन मेरा टैली तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फर्नीचर 600, परचेज 800 सभी तो लिखा है, ड्राइंग्स 240 प्लस 40 यानी 280 हो गया, सैलरी 400 हो गया, बिजनेस एक्सपेंस 140 हो गया। अच्छा क्रेडिटर मैंने गलत मैम लिखा है क्या, 560 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। और तो मेरा क्रेडिटर गलत आ गया क्या, ओ ये लिखना चाहिए था ना, मैंने 720 लिख दिया,
अरे क्रेडिटर टू कैश 1480 लिखना चाहिए था, मैंने वो गलती से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर लिख दिया, इसीलिए यहाँ पर 1480 होगा वहाँ पे, हाँ मेरा वो गया। इसीलिए गलत आ रहा। 560 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। अच्छा हाँ अब तो ठीक हो जाएगा, बस वह एक डेटा गलत लिख दिया मैंने। 560 ये हो गया बाई बैलेंस सीडी या फिर बाई क्लोजिंग कैश बैलेंस। जो हमें पूछा था कि क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है वो कैलकुलेट करके बताओ, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया 560। बस अब डेटर क्रेडिटर तो कैलकुलेट कर ही लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं क्या ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जरूरी नहीं है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है इसी साल और कैपिटल हमें पता है 2000, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या जरूरत है, वो तो कैपिटल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, फिर हमें जरूरत नहीं है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का और उस रिगार्डिंग डेटा भी नहीं है। देखो इसीलिए सारी चीज का क्लोजिंग डेटा है, तो हमारा ओपनिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है इसी साल, तो डायरेक्ट अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना लेंगे। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाला वो जरूरी नहीं है, बनेगा ही नहीं वो। टू परचेज, यहाँ कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, तो परचेज कौन सा लिखना चाहिए बताओ, 800 या फिर 2200 जो माइनस किया था, या पूरा 3000, कौन सा लिखते हैं ट्रेडिंग में? पूरा मैम। पूरा लिखना पड़ेगा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग को कैश क्रेडिट कैलकुलेट करना पड़ा था, तब हम लोगों ने दोनों को टोटल करके लिखा था। सेल्स में भी वैसे ही लिखेंगे, बाई सेल्स 3400। अच्छा अब ट्रेडिंग में और क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग में और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ये है परचेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया, जैसवाल ड्राइंग्स ये नहीं आएगा, सैलरी टू स्टाफ ये तो पीएल, बैड डेट पीएल, बिजनेस एक्सपेंस। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक 1300 बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये 1300 आ जाएगा। अच्छा नीचे, हाँ ये क्लोथ का जो ड्राइंग्स था, तो ये परचेस को कम करता है ना, स्टॉक को कम करता है, तो यहाँ पर लेस करके लिखना पड़ेगा, लेस ड्राइंग्स, स्टॉक ड्राइंग। स्टॉक ड्रॉ करने से परचेस का मतलब परचेस से लेस करना पड़ता है 100 रुपीज का, तो ये हो गया 2900 बस। और यहाँ पर कुछ नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, तो ये हो गया 00744700, 1800 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1800। अब देखते हैं पीएल रिलेटेड, जैसे एक सैलरी दिखा था, ये रहा सैलरी, सैलरी 400, टू सैलरी 400। बैड डेट राइट ऑफ था, बैड डेट राइट ऑफ 100, टू बैड डेट, टू बैड डेट 100। अच्छा बिजनेस एक्सपेंस 140, 140। अच्छा डेप्रिसिएशन था 10% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितने का खरीदा था? 600 रुपए का। 600 रुपए का 10% कितना होता है? 60। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60 रुपीज। अच्छा और कुछ है देख लेते हैं। बिजनेस एक्सपेंस लिख दिया, स्टॉक तो ये क्लोजिंग स्टॉक चला गया, बैलेंस शीट में भी जाएगा, ट्रेडिंग में गया है, डेटर इसका कोई काम नहीं, क्रेडिटर। अच्छा ये पर्सनल ड्राइंग्स है, ये कैपिटल से लेस होगा, बस और कुछ नहीं है। 1800, ये हो गया 400, 100, 500, 600, 600 और यहाँ पर 100, 700, तो 1100 हो रहा है माइनस करके। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1800, 1800। अच्छा अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। যে 1 মিনিট পিএলটা हाँ থ্যাংক ইউ।
अच्छा, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of December 2015. कैपिटल, कैपिटल पता है हमें कितना से स्टार्ट किया गया था, 2000। अच्छा, कैपिटल 2000 ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट 1100 आया था। अच्छा, लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यहाँ पर दो या तीन ड्राइंग्स है। एक तो यहाँ पर है जायसवाल ड्राइंग्स 240 और यहाँ पर 40 रुपीज कैश, तो 240 प्लस 40 और यहाँ पर 40 रुपीज कैश और यहाँ पर 100 रुपीज जो है ये तो परचेज से लेस होगा और यहाँ पर भी इसका एडजस्टमेंट होता है, ये देखो यहाँ पर भी होगा। तो ये हो गया 240 ही, 280, 380, 380। कैपिटल को तो कम करेगा ही ना, क्योंकि अगर हम लोग कोई गुड्स ड्रॉन कर रहे हैं तो स्टॉक तो कम होगा, तो इसका मतलब कैपिटल भी कम हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट से खरीद रहे हैं, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है। इसका मतलब अगर हम लोग ये मार्केट से खरीदते तो मेरा प्रॉफिट कम होता, तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में। इसीलिए जब गुड्स ड्रॉइंग्स होता है तो उसमें भी वो कैपिटल से हमें लेस करना पड़ेगा, दो जगह पे तो एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, तो 2000 प्लस 1100 माइनस 380, तो ये हो गया 2720। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर ये रहा 720। अच्छा, डेटर 1040। फर्नीचर 600 माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 60 आया था, यानी 540 हो जाएगा ये वाला। अच्छा, डेटर हो गया। स्टॉक है 1300, स्टॉक 1300 और कैश बैलेंस जो क्लोजिंग आया हम लोगों ने कैलकुलेट किया 560। और तो कुछ नहीं है, देख लो, और कुछ नहीं है। सेल्स परचेज ये सब तो बैलेंस शीट डेटा नहीं है। जैसवाल ड्राइंग्स कर दिया, सैलरी टू स्टाफ नहीं होता है, बैड डेप्ट ये सब नहीं होगा। अच्छा, ये सारा 3440 अच्छा कहो तो 344 जीरो। जीरो और इधर वाला 3440 3440। मैम, उधर वाला 3438 आ रहा है, थ्री लाइबिलिटी वाला 3438 क्यों? हाँ 2720 बिल्डिंग आ रहा है, 2720720। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, 3440 ही आ रहा है। ठीक ही है ये वाला, हाँ ठीक तो है। Next. N is a small trader. He maintains no books but only an account with a bank in which all takings are lodged after meeting business expense and his personal drawings. ये देखो, ये हम लोग जब स्टार्टिंग में सिंगल एंट्री पढ़े थे तभी हम लोग को पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या था, मतलब सिंगल एंट्री का बेनिफिट और लिमिटेशन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ये लोग एक बैंक अकाउंट ओपन करता है या फिर एक कैश बुक मेंटेन करता है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस का एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस दोनों को मिक्सड अप कर देता है। वही चीज यहाँ पर भी बताया है। and in which all payments for business purchases are passed through. You are required to ascertain his trading result for the year ended 31st of March 2015 and balance sheet as on that date from the following information. So bank statement shows deposit during the year 12,020 and withdrawal 11,850. The asset and liabilities ये देखो 31st of March 2016 का बताया है, 31st of March 2016 का बता रहा है। अच्छा, ये 16 ये ना गलत है, 16 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है 31st मार्च 2015 का, तो ये 16 तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पर डेट गलत है, तो ये कौन सा डेटा होगा, ये ओपनिंग होना चाहिए। देख लेते हैं, एक मिनट।
एसेट एंड लाइबिलिटीज स्टॉक बताया है 1100। अच्छा ये 15 कर लो, ये 15 है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट का ही डेटा बताया, स्टॉक, बुक डेब्ट, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, ट्रेड क्रेडिटर। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स आर सप्लाइड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, द स्टॉक एंड बुक डेब्ट हैव ईच इंक्रीज्ड बाय 100 ड्यूरिंग द ईयर। स्टॉक और डेटर जो है दोनों का दोनों ही 100 रुपए करके हर साल बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि इसे सही करने के लिए तुम लोग को इसे 15 करना पड़ेगा, ये गलत प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पर 15 होगा। 15 मतलब जिस साल का हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है, ठीक है। तो स्टॉक अगर 1100 है इस साल, मतलब 2015 में, तो मुझे प्रीवियस ईयर का भी तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कैपिटल मिलेगा, क्योंकि कैपिटल तो कहीं क्वेश्चन में मुझे नहीं दिखा। यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है, जहां पर बैंक डिपॉजिट बताया, विथड्रॉल्स बताया, एसेट लाइबिलिटी ये भी करंट ईयर का बता रहा है, तो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन, कि इनका कहना है कि स्टॉक और डेटर जो है वो हर साल 100 रुपए करके बढ़ रहा है। तो इस लास्ट ईयर अगर, मतलब करंट ईयर अगर 1100 स्टॉक है, तो प्रीवियस ईयर स्टॉक कितना था? प्रीवियस ईयर स्टॉक कितना था? 1000। 1000, क्योंकि कम हो जाएगा 100 रुपए से, क्योंकि हर साल 100 रुपए बढ़ रहा है। और डेटर कितना हो जाएगा? अगर इस साल 1150 है, तो फिर इसमें कितना हो जाएगा बताओ, मतलब प्रीवियस ईयर में कितना हो जाएगा? 1050। 1050, 100 माइनस कर दो, तो प्रीवियस ईयर का दो डेटा हमें मिल जाएगा इस तरह से। देयर वॉज नो परचेज और सेल ऑन ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब फर्नीचर का कोई सेल परचेज नहीं हुआ है। अगर फर्नीचर कम हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन के लिए हुआ होगा, क्योंकि फर्नीचर का कोई सेल परचेज नहीं है। कम कम कब होता है एसेट? जब सेल होता है या डेप्रिसिएशन होता है। तब सेल नहीं हुआ है तो डेप्रिसिएशन हुआ होगा, और परचेज नहीं हुआ है, ये बता रहा है। ट्रेड क्रेडिटर बता रहा है 14, यहाँ पर भी ना डेट गलत है, देखो ट्रेड क्रेडिटर 200 है, ये 1495 नहीं होगा, ये 1415 होगा, ठीक है। मतलब ओपनिंग 1415 मतलब ओपनिंग क्रेडिटर दे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर द पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंट टू 800 एंड बिजनेस एक्सपेंस 700। पर्सनल खर्चा 800, बिजनेस का खर्चा 700। अच्छा बस इतना ही दिया है। इससे हमें क्या करना है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखो, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं एस्टिमेटेड करके, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। अच्छा बैंक का देखो, बैंक का डिपॉजिट है ड्यूरिंग द ईयर 1220, ठीक है। और बैंक का और कोई इंफॉर्मेशन है? विथड्रॉल्स दिया हुआ है 11850। बैंक बैलेंस का ये देखो, क्लोजिंग दिया हुआ है 320, बैंक का क्लोजिंग दिया हुआ है 320। तो एक बार बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, देखो बैंक अकाउंट, तो क्लोजिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग इधर होगा, बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग 320। अच्छा डिपॉजिट तो बैंक टू कैश हो जाएगा, डिपॉजिट करने से कितना है? 12,020। अच्छा विथड्रॉल तो ड्रॉइंग्स टू कैश, तो बाई ड्रॉइंग्स 11,850, 11,850। अच्छा और कुछ बोला है बैंक के बारे में? स्टॉक, बुक डेब्ट्स, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग ले लिया मैंने यहाँ पर, नहीं और तो कुछ नहीं बोला है। तो देखते हैं कितना आता है। 150 आ रहा है, बताओ 150 बैलेंस ये क्या है? बैंक अकाउंट का 150 बैलेंस ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग हमारे पास मिसिंग है ना सारा डेटा। देखो ना, कुछ एज्यूम करके करने बोल रहा है। 12,170 होगा, 12020, कुछ एज्यूम नहीं, एस्टिमेटेड करके करने बोला है। तो इसको ना ऊपर लिखना पड़ेगा, ये ऊपर लिखेंगे ना, ओपनिंग बैलेंस ऊपर लिखना चाहिए। तो 2 इसे मिटा देते हैं, 2 कैश लिख देते हैं थोड़ा नीचे, 2 कैश 12020, 2 बैलेंस बीडी,
बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग बैंक बैलेंस मिसिंग रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। अच्छा, बैंक का हो गया। अब डेटर का देख लेते हैं। डेटर का क्या बताए, बुक डेप्ट ये तो बता रहा है, बुक डेप्ट तो हमें मिल जाएगा हर साल कितना करके कम या ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ट्रेड क्रेडिटर बताया है, हमें सेल्स वेल्स भी तो चाहिए। अगर हमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है तो हमें सेल्स परचेज ये भी चाहिए होगा, ठीक है। तो क्रेडिटर देख लेते हैं, क्रेडिटर का दिया हुआ है ओपनिंग, क्रेडिटर बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। क्रेडिटर क्रेडिटर का ओपनिंग दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी, सॉरी बाई बैलेंस बीडी। हमें क्या चाहिए उस हिसाब से हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे, हमें परचेज चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बोला है ना। ये देखो 200, ये 200 हो जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग देखो 400, टू बैलेंस सीडी 400। अच्छा, विथड्रॉल्स हुआ है 11850। अच्छा, और यहाँ पर ये तो कर दिया हम लोगों ने। ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल एक्सपेंस इतना, बिजनेस एक्सपेंस इतना, स्टॉक बुक डेप्ट 11, देयर वाज नो परचेज ऑफ सेल एंड नो परचेज और सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अच्छा, और तो मुझे डेटर का यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है फिलहाल, डेटर का यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, सॉरी क्रेडिटर का, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट ओपन करें, डेटर करना चाहिए। तो डेटर का इंफॉर्मेशन क्या है, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ये देखो डेटर, इसका हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, प्रीवियस ईयर से हर बार 100 करके बढ़ रहा है, तो डेटर 1150 ये क्लोजिंग में है, बाई बैलेंस सीडी, तो ओपनिंग में कितना हो जाएगा 1050, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अच्छा, अब डेटर रिलेटेड डायरेक्टली तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, और क्या अकाउंट ओपन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये भी पूरा नहीं हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हम लोगों को, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एन इज अ स्मॉल ट्रेडर, ही मेंटेन्स नो बुक्स बट ओनली एन अकाउंट विद अ बैंक इन विच ऑल टेकिंग्स आर लॉस्ड आफ्टर मीटिंग बिजनेस एक्सपेंस। अच्छा, बिजनेस एक्सपेंस एंड हिज पर्सनल ड्रॉइंग्स एंड इन विच ऑल पेमेंट्स फॉर बिजनेस परचेज आर पास्ड थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एन इज अ स्मॉल ट्रेडर, ही मेंटेन्स नो बुक्स बट ओनली एन अकाउंट विद अ बैंक, एक बैंक में अकाउंट मेंटेन करते हैं, इन विच ऑल टेकिंग्स आर लॉस, मतलब वहां पर सारा पैसा जो जमा करते हैं वो किस तरह से करते हैं, आफ्टर मीटिंग बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस का कोई भी खर्चा होता है वो पे करने के बाद जो पैसा बचता है, और पर्सनल ड्राइंग्स, दोनों चीज, बिजनेस का एक्सपेंसेस और पर्सनल ड्राइंग्स, ये दोनों पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये लाइन हमें ध्यान से पढ़ना है, ही मेंटेन्स नो बुक्स but only an account with a bank in which all takings are lost after meeting business expense and personal drawings and in which all payments for business purchase are passed through, बिजनेस का हर पेमेंट जो है इस बैंक के थ्रू से ही होता है। तो देखो बैंक का जो स्टेटमेंट है 31 मार्च 2015, मतलब क्लोजिंग कितना दिख रहा है, बैंक में कितना क्लोजिंग अमाउंट है 1220 क्लोजिंग अमाउंट, ठीक है। और इस बार बैंक से कितना खर्चा हम लोगों ने पे किया होगा, उसके बाद 12,020 रुपीज जमा किया होगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि इनके पास जब भी पैसा आ जाता है ये पहले अपना पर्सनल खर्चा और बिजनेस खर्चा सब पे करने के बाद जो बचता है, मतलब बेसिकली सेविंग्स, वो ले जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो इस बार ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने उनका कितना खर्चा हुआ है, पर्सनल खर्चा और बिजनेस का खर्चा मिला के 700 और 800 मिला के कितना खर्चा हुआ है बताओ।
नहीं समझ में आया शायद। देखो यहाँ पर बोला है कि इन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखा है, कैश बुक मेंटेन नहीं करते, बैंक का अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन बैंक में तो पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। अब डिपॉजिट कैसे करते हैं? बिजनेस किया, सेल करने से हाथ में पैसा आएगा, वो पैसे से बिजनेस का खर्चा, खुद का पर्सनल खर्चा पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। और हमें पता है कि क्लोजिंग ईयर में उनका बैंक डिपॉजिट 12,020 दिख रहा है, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर 12,020 उनको बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस वो वाला है जो खर्चा पे करने के बाद है, बिजनेस एज वेल एज पर्सनल खर्चा। तो उनका इस बार का बिजनेस एज वेल एज पर्सनल खर्चा कितने का है? 800 प्लस 700 मिला के कितना खर्चा किया है उन्होंने? 1500। अब ये 1500 का खर्चा उन्होंने पे करने के बाद बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, तो बताओ उनके पास पहले कितना पैसा था? मतलब पैसा जो आया वो तो सेल करके आया होगा, यानी रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर हुआ होगा, तो कस्टमर से उनको कितना मिला होगा? 800 और 700, ये भी पैसा तो उन्होंने कस्टमर का पैसा से ही दिया होगा, मतलब सेल करके बिजनेस करके ही दिया होगा। तो 1500 भी उनके पास था जो उन्होंने पे किया, उसके बाद पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, दैट इज 12,020। तो खर्चा पे करने के पहले कितना पैसा था? दैट इज रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। खर्चा पे करने के पहले जो पैसा था दैट इज रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे लिखेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। ये देखो अमाउंट डिपॉजिटेड, इसका ऐसे स्टेटमेंट ही बनाना पड़ेगा, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नहीं तो एंट्री के साथ हम लोग नहीं कर सकते। 12,020, ठीक है। अच्छा अब ऐड कर देते हैं एक्सपेंस, पर्सनल और बिजनेस, पर्सनल और बिजनेस दोनों खर्चा कहाँ से दिया होगा? सेल करके, बिजनेस करके जो इनकम आता है उसी से दिया होगा। तो इनकम कितना हुआ उनका? 800 और 700, ये रहा 800 और यहाँ पर 700, तो 1500 ऐड करने पे कितना हो जाएगा? 13,520। इसका मतलब उनके पास पहले 13,520 आया होगा, फिर उन्होंने 800 रुपया पर्सनल खर्चा कर दिया, 700 रुपया बिजनेस में खर्चा कर दिया बिजनेस एक्सपेंस के लिए, उसके बाद जो पैसा बचा वो बैंक में डिपॉजिट किया। ये हमें कैसे पता चला? इस लाइन से कि उन्होंने सारा पैसा कैसे जमा करना है बैंक में, इस तरह से कि मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस पर्सनल एज वेल एज बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। ये सब करने के बाद जो पैसा बचेगा वो ले जाके वो बैंक में डिपॉजिट कर दे, यानी कस्टमर से कितना मिला होगा? 13,520, ठीक है। ये रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, तो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पर हम लोग डेटर अकाउंट ओपन करके रखे, कस्टमर से पैसा मिलने का एंट्री क्या होता है? कैश टू डेटर, तो हम लोग यहाँ पर बाई कैश लिख सकते हैं, इस अमाउंट को बाई कैश लिख सकते हैं 13,520, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 13,520 मिला और मिलने वाला है 1150, तो टोटल 14,670 और यहाँ पर माइनस कर दो 13,620। बताओ ये क्या लिखे? टू साइड में आया है, बताओ ये क्या होना चाहिए? अच्छा ये 1050 होगा ना, क्लोजिंग वाला डेट बुक नहीं, ठीक है 1150, ठीक है। चलो बताओ ये कितना होगा? ये क्या लिखे? सेल्स क्रेडिट, सेल्स टू सेल्स क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ये मेरा 13,620 आया हुआ है, अच्छा 13,620 आया हुआ है, ये हो गया सेल्स। अच्छा देखो बाकी सभी अकाउंट करके हो जाएगा। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसे अगर हम लोग अकाउंट के थ्रू ओपन करना चाहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं, इसको भी चाहो तो अकाउंट के थ्रू ओपन कर सकते हो। बैंक में डिपॉजिट ये हुआ, ये एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस होगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज हो जा रहा है ना, तो ये एक ही अकाउंट में शो करना मुश्किल हो जाएगा, इसका फिर 2 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू सोच सकते हैं, बाकी सारा चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट के थ्रू ओपन कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब हमें देखना पड़ेगा कि पेमेंट टू सप्लायर कितना है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखो ड्रॉइंग्स कितना हुआ है? 11,850। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है? ऑल पेमेंट्स फॉर बिजनेस आर पास्ड थ्रू दिस बैंक अकाउंट। ये बोला है कि इस बैंक अकाउंट के थ्रू से सारा पेमेंट किया जाता है।
इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कैसे किया जाता है? सारा खर्चा पे करने के बाद। लेकिन अगर इस बैंक अकाउंट से कुछ पे हो रहा है तो वो बिजनेस का बिजनेस परचेज, मतलब अगर हम लोग बिजनेस के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो पेमेंट इस बैंक के थ्रू से किया जाएगा। तो विथड्रॉल अमाउंट 11,850 बता रहा है, तो ये पेमेंट किसको किए होंगे? पैसा कब निकालते हैं अकाउंट से? किसी को पे करने के लिए। क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया, ऑल पेमेंट्स फॉर बिजनेस परचेज आर पास्ड थ्रू दिस अकाउंट। तो ये 11,850 किसको पेमेंट गया होगा? बिजनेस परचेज के लिए। मतलब क्रेडिटर, मतलब हाँ। क्रेडिटर, परचेज मतलब क्रेडिटर। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर टू कैश यहाँ पर या बैंक। बैंक के थ्रू से है तो बैंक लिख हाँ। देंगे। 11,850 प्लस 400, 12,250 माइनस 200। अच्छा 12,050। बताओ ये क्या लिखे? बाई साइड है तो बाई क्या नाम दें यहाँ पर? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, बाई परचेज क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है, इसी पे हमें बार बार यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने कैसे डिपॉजिट किया है पैसा और किस तरह से विथड्रॉल। तो विथड्रॉल सिर्फ परचेज वालों को पेमेंट, मतलब जिससे परचेज किया, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये जो पेमेंट है ये विथड्रॉल है, ये फॉर क्रेडिटर हो जाएगा। और जब बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है तो जितना इनकम होता है, अब इनकम सेल करके होगा, जितना इनकम होगा यानी सेल करके, सेल करने का मतलब है डेटर से रिसीव, जब पैसा मिल रहा है उसके रिगार्डिंग। और वो वाला पैसा क्या किया जाएगा? पहले वहां से पर्सनल खर्चा, बिजनेस का खर्चा पे करने के बाद वो पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। तो उसी के ऊपर लेकिन बाकी ये चीज बेस्ड है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये कितना हो जाएगा? स्टॉक 100 बढ़ा हुआ है तो 1100, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1000, 1100 माइनस 100, 2 ओपनिंग स्टॉक हो गया 1000, 2 परचेज। अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 12,050 बाई सेल्स 13,620 बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला 1100। ये कम हो रहा है इसीलिए माइनस 100 किया गया, ऐसा इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन में। 14,720 टू जीपी। अच्छा 1,670, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया बाई जीपी 1670। अच्छा टू, टू कौन कौन सा अमाउंट आएगा? बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का खर्चा ये देखो, बिजनेस एक्सपेंस 700। और कोई खर्चा है देख लेते हैं। पर्सनल वाला ये ड्राइंग से लेस होगा। क्रेडिटर का अमाउंट हम लोग क्रेडिटर अकाउंट में दे चुके हैं, ये तो इंक्रीजिंग, इसका भी एडजस्टमेंट कर चुके। ये सब बैलेंस शीट रिलेटेड डेटा है, नहीं आगे कुछ भी नहीं है। तो टू नेट प्रॉफिट प्लस माइनस 700, तो ये हो गया 970, 1670, 1670। अच्छा नेट प्रॉफिट हो गया। अब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, कौन सा ईयर होना चाहिए? 31 मार्च 2015, 15 होगा। अच्छा एसेट और लाइबिलिटीज में स्टॉक 1100, बुक डेप्ट 1150, बैंक बैलेंस 320, फर्नीचर 2000,
फर्नीचर पे कोई डिप्रिशिएशन नहीं, कुछ नहीं बोला है। फर्नीचर 2000 बोल रहा है, फर्नीचर 2000, तो डिप्रिशिएशन नहीं बोला है, डायरेक्ट 2000 ही लिख देंगे। फर्नीचर 2000। अच्छा, और क्रेडिटर 400 इधर लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर 400। अच्छा, क्रेडिटर 400 हो गया। अच्छा, अब कैपिटल। अच्छा, कैपिटल तो कैलकुलेट किया नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट वो रह गया। अच्छा, वो कर लेते, चलो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लिख देते हैं 970 लेस ड्राइंग्स भी है तो ड्राइंग्स भी लिख देते हैं। ड्राइंग्स है यहाँ पर, ये देखो 800 का ड्राइंग्स है। कैपिटल यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पहले ही करना चाहिए था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेटर, स्टॉक, स्टॉक हो गया 1000, ये वाला ओपनिंग स्टॉक ये वाला हो जाएगा। और डेटर जो है ये 1050 होगा, 100 कम होने के बाद 1050। अच्छा, फर्नीचर, फर्नीचर बोल रहा है कि ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, तो फर्नीचर पहले जितना था अभी भी उतना ही है 2000, ठीक है। अच्छा, कैश या बैंक बैलेंस ये देखना पड़ेगा, ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस कितना है। बैंक अकाउंट में देखते हैं, बैंक अकाउंट ये देखो 150 आया है, ओपनिंग कैश बैलेंस आ जाएगा 150। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट में मिल जाएगा 200। और कुछ होगा क्या, देख लेते हैं। स्टॉक लिखा है, इस साल भी था। बुक डेप्ट ये भी लिख दिया, बैंक बैलेंस ये भी लिखा, फर्नीचर, ट्रेड क्रेडिटर। और तो कोई इस बार ड्राइंग्स वगैरह नहीं, प्रीवियस ईयर में कोई ड्राइंग्स नहीं था। तो 2001, 3000, 4000, 4200, 4200, 4000 हो जाएगा। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 4000, यहाँ पर 4000 लिखते हैं। अच्छा, 4000 प्लस 970 माइनस 800, 4170 प्लस 400, 4570। अच्छा, माइनस 1100 माइनस 1150 माइनस 320 माइनस 2000, हाँ टैली हो रहा है। 4570, 4570 हो गया टोटल बैलेंस शीट का। नेक्स्ट, the statement of affairs of Mr. M on Saturday the 31st of December 2015 was as follows, ठीक है। इनका बैलेंस शीट ही दिया हुआ है, इसका मतलब कैपिटल और हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक वर्किंग नोट कम हो गया इस क्वेश्चन में। हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर ओपनिंग ये नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज 50,000 कैपिटल अवेलेबल है। Mr. M did not maintain his books on the double entry, but he carefully follows the following system. Every week he draws 200, मतलब उन्होंने ये सारे चीजों का ध्यान रखा है कि हर हफ्ते वो 200 रुपए ड्रॉ करते हैं। आफ्टर मीटिंग इज वीकली सन्ड्री एक्सपेंस 100 ऑन एवरेज, बोल रहे कि हर हफ्ता 100 रुपए एवरेज खर्चा करते हैं वो। and his drawings the balance of weekly collection is banked at the commencement of the next week, मतलब फिर से वैसा ही एक बात कहा गया है कि अपना बिजनेस का खर्चा और पर्सनल खर्चा करने के बाद, जिसमें एक खर्चा एस्टिमेटेड दे दिया है 100 रुपए एवरेज, ठीक है। खर्चा करने के बाद जो बचता है वो नेक्स्ट वीक क्या करते हैं, मतलब एक हफ्ते का खर्चा हो गया, खर्चा जो भी पर्सनल है बिजनेस का है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में वो क्या करेंगे, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे जो बच जाता है। नो कैश परचेज इज मेड एंड क्रेडिटर आर पेड बाय चेक। अच्छा, कोई भी कैश परचेज नहीं होता है, यानी कोई परचेज टू कैश वाला एंट्री नहीं होगा। क्रेडिटर को हमेशा चेक में पेमेंट किया जाएगा, तो क्रेडिटर टू कैश नहीं होगा, क्रेडिटर टू बैंक होगा।
सेल्स आर एट फिक्स्ड प्राइस विच इंक्लूड 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो सेल जो किया जाता है उसमें फिक्स्ड प्रॉफिट रेट रखा गया है 20% सेल के ऊपर। क्रेडिट सेल्स आर फ्यू एंड आर नोटेड इन ए डायरी। क्रेडिट सेल बहुत ही कम होता है जो फिर सिर्फ डायरी में मेंटेन किया जाता है। पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन चेक ओनली फ्रॉम सच पार्टीज। तो जिसका क्रेडिट सेल हुआ है उन लोगों से चेक में पेमेंट लिया जाता है। क्रेडिट सेल्स आर फ्यू एंड आर नोटेड इन डायरी। पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन चेक्स ओनली फ्रॉम सच पार्टीज। मतलब क्रेडिट सेल वालों से चेक में पेमेंट लिया जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्रीज एंड अदर स्पेशल ड्राइंग्स आर मेड इन चेक्स। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस और स्पेशल ड्राइंग्स छोड़ के अच्छा, एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्रीज, सन्ड्रीज एक्सपेंस छोड़ के बाकी सारा एक्सपेंस और स्पेशल टाइप ऑफ ड्राइंग्स वो चेक में किया जाएगा। ऑल अनपेड बिल्स आर केप्ट इन ए फाइल केयरफुली। अच्छा, द फॉलोइंग आर हिज बैंक ट्रांजैक्शन फॉर 13 वीक। 13 वीक का बैंक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ये देखो। ओपनिंग बैंक बैलेंस, चेक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, क्रेडिटर, रेंट, एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग। आफ्टर 13 वीक ऑन 1 अप्रैल मंडे, ठीक है, क्योंकि 31 बोला था सैटरडे, द एंटायर कैश वाज मिसिंग व्हेन इट वाज टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो जब बैंक में डिपॉजिट करने का सोचा उन्होंने नेक्स्ट वीक में, तो देखा गया कि कैश कुछ है ही नहीं। द फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर एसर्टेन। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ये चेक किया कि स्टॉक ऑन दैट डे वाज वैल्यूड एट 4000, मतलब 1 अप्रैल क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग स्टॉक है 4000। सन्ड्री डेटर का क्लोजिंग बैलेंस एज पर डायरी, जहां वो मेंटेन करते हैं स्मॉल क्रेडिट सेल जो कि डायरी में ही मेंटेन करते हैं, 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर 8,000 एज पर अनपेड बिल्स फाइल, जहां पर ये बोला है ना अनपेड बिल्स जो है वो फाइल में केयरफुली रखते, तो उन्होंने फाइल चेक किया और देखा कि 8,000 है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैश मिसिंग, मतलब वो ढूंढना चाहते हैं कि कैश मिसिंग कैसे हो गया, मतलब इतना कम सेल कैसे हो गया, ढूंढते हैं कि क्या क्या है। तो कैश का कैसे पता चलेगा, कितना मिला कितना दिया उसी से पता चल जाएगा, और कितने का स्टॉक बचा हुआ है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये सारा चीज चेक किया है। अब हम लोग को करने क्या बोला है, एक तो बोला है कैश मिसिंग फाइंड आउट करो, मेनली वही बोला है क्वेश्चन में कि कैश मिसिंग कितना है वो फाइंड आउट करो। यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कुछ नहीं बोला है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करने बोला है कैश मिसिंग, कितना कैश मिस है। तो देखो, कैश रिलेटेड टू डेटर क्रेडिटर होता है, क्योंकि डेटर से पेमेंट मिलता है और क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करते हैं। और एक कैश बुक जहां पर यह हमें मिल जाएगा कि कितना कैश का लेन देन हुआ है, ठीक है। और एक बैंक का जो इन्होंने अकाउंट ओपन मतलब इंफॉर्मेशन रखते हैं उसका अकाउंट हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन अवेलेबल है, ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल नहीं है दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। तो फिर हम लोग कैश ट्रांजेक्शन एक ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और एक डेटर अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि डेटर क्रेडिटर से ही ट्रांजैक्शन होता है कैश का। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 4, तो पहले डेटर अकाउंट ओपन करते हैं। डेटर से हमें पेमेंट मिलता है, इसीलिए डेटर अकाउंट ओपन करें, क्योंकि कैश किससे रिलेटेड है। उन्होंने भी देखो ना, उनको जब पैसे का हिसाब नहीं मिला तो उन्होंने भी डेटर क्रेडिटर यही सब ढूंढने का कोशिश किया, क्योंकि डेटर क्रेडिटर ऐसा पार्टी है जिनसे कैश का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस बताओ, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट से कितना है 15,000 और क्रेडिटर का ओपनिंग 10,000, तो बाई बैलेंस बीडी 10,000 और टू बैलेंस बीडी 15,000, टू बैलेंस बीडी 15,000। अच्छा, और डेटर से रिलेटेड क्या मिल रहा है, एवरी वीक ही ड्रॉस 200। तो एक कैश अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं, साथ में ये वाला इंफॉर्मेशन भी हम लोग लिख लेंगे, कैश अकाउंट। अच्छा बताओ, हर हफ्ते वो अगर 200 रुपए करके विथड्रॉन करेंगे तो कितना ड्रॉइंग्स किया होगा उन्होंने। ये पूरा डेटा कितने टाइम का दिया हुआ है, 13 वीक का। अगर बैंक 13 weeks ट्रांजैक्शन, हाँ, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन 13 वीक का है, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ही 13 वीक का है। तो अगर 2600 2600, तो एंट्री क्या होगा, कैश ड्रॉ है तो By एंट्री drawings. क्या, बाई ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई
ड्राइंग्स 200 पर वीक फॉर 13 वीक 2600। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि आफ्टर मीटिंग हिज वीकली सन्ड्री एक्सपेंस 100 ऑन एवरेज। तो सन्ड्री एक्सपेंस कितना है ये तो बताया है कि एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो पैसा बचता है हर वीक वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो एक हफ्ते का सन्ड्री एक्सपेंसेस उनका कितना हो गया है? 100 ऑन एवरेज है, 13 वीक का कितना हो जाएगा? 100 इंटू 13 बाई क्या हो जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस। हाँ, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया 1300। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नो कैश परचेज नहीं है, इसका मतलब इस कैश अकाउंट में परचेज टू कैश वाला कोई एंट्री नहीं होने वाला। क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक, तो क्रेडिटर अगर पेड बाय तो क्रेडिटर टू कैश ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझ लेना है। फिर सेल्स आर फिक्स्ड एट सेल प्राइस विच इंक्लूड 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो सेल जो है वो 20% प्रॉफिट अर्न किया जाएगा सेल पे, तो हमें सेल चेक करना पड़ेगा कितना सेल है। देखते हैं कितना सेल है। क्रेडिट सेल बहुत कम होता है, डायरी में मेंटेन होता है, और पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन चेक। तो पेमेंट चेक में मिलेगा, तो बैंक अकाउंट में देखो क्या चेक में कुछ मिला है? ये देखो चेक में मिला है, चेक डिपॉजिटेड 42,000, ठीक है। तो डेटर से जब पैसा मिला और वो हम लोगों ने दीदी चेक में रिसीव किया, चेक्स डिपॉजिटेड 2000, 42,000 तो कैश डिपॉजिटेड। হ্যাঁ ক্যাশ ডিপোজিটেড, চেক ডিপোজিটেড 2000, এটা আলাদা। আমি এটা বলছি না, আমি 42,000 টা বলছি। ये देखो यहाँ पर बोला है ना कि चेक मिला है किससे? जो जिनको हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल किया, चेक, ओ अच्छा, चेक डिपॉजिटेड 2000 बोला है ना। अच्छा, चेक डिपॉजिटेड ये बोला है 2000, ओके। Credit sales are few and are noted in a diary. Payments are received in check. Payment are received in check. चेक में मिला है, ठीक है, चेक में मिला है ओनली फ्रॉम सच पार्टीज। तो क्रेडिटर से, तो जब क्रेडिट सेल किया होगा तो डेटर टू सेल, और जब चेक में पैसा मिला होगा तो बैंक टू डेटर हुआ होगा, फिर वही पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है, ठीक है। चलो हम लोग चेक कर लेंगे कितना क्रेडिट सेल से पैसा मिला है, लेकिन ये एंट्री हम लोग लिख सकते हैं। कैश डिपॉजिट का एंट्री क्या होता है बताओ? बैंक में कैश डिपॉजिट करने का एंट्री क्या होता है? इसका बैंक टू क्रॉस, कैश, बैंक टू कैश, तो कैश में क्या बाय लिखेंगे? बैंक। बाय बैंक, ये एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कितना सेल किया गया है, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, और नीचे इंफॉर्मेशन क्या था? स्टॉक, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब बोला है। अच्छा, ओपनिंग कैश बैलेंस है 1000, ये देखो, ये कैश अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, तो टू बैलेंस BD 1000। अच्छा, अब क्रेडिटर का देख लेते हैं, क्रेडिटर अकाउंट में कुछ जाएगा क्या? क्रेडिटर अकाउंट में बैंक का ट्रांजैक्शन एक बार चेक करते। क्रेडिटर का पैसा तो बैंक में, बैंक के थ्रू से होगा ना। क्रेडिटर का क्या बोला है? क्रेडिट सेल नहीं, क्रेडिट परचेज क्या बोला है? नो कैश परचेज इज मेड एंड क्रेडिटर पेड बाय चेक। तो क्रेडिटर पेड, ये देखो चेक में पेमेंट किया है हम लोगों ने कितना? 40,000। तो क्रेडिटर का पेमेंट का एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताओ? बैंक बैंक। बैंक हाँ, और 40,000 बता दिया, ये देखो 40,000 डायरेक्टली बता दिया। अच्छा, ये हो गया टू बैंक 40,000। अच्छा, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर का? क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस ये देखो 8,000 एज पर बिल्स, ठीक है, जो बिल्स वो फाइल में रखते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस CD 8,000। तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है? 48,000, और यहाँ पर 10,000, यहाँ पर कितना हो जाए? 38 बाई क्या लिखे बताओ? क्रेडिटर का इधर आ रहा है तो बाई क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस, बाई क्रेडिट परचेस। अच्छा, ये हो गया 38,000, बैलेंस आ गया। अब डेटर का देखते हैं, डेटर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेटर का क्लोजिंग भी मिल जाएगा, देखो
यहाँ पर ये लास्ट में डेटर एज पर डायरी 20,000। अच्छा, डेटर का क्या कनेक्शन था? डेटर का कनेक्शन है कि डेटर से हमें चेक मिलता है, चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम सच पार्टीज। ये देखो चेक डिपॉजिटेड, ये देखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम सच पार्टीज, तो चेक मिलेगा तो चेक डिपॉजिट करेंगे, तो ये वाला रौनक जो कह रहा था ये सही है। ये देखो 2000, ये इसका मतलब चेक डिपॉजिट करे। चेक किन से मिलता है? डेटर से मिलता है। तो बताओ इसका एंट्री क्या होगा डेटर के अकाउंट में? जब डेटर से पैसा मिला है थ्रू चेक, तो हम लोगों ने क्या एंट्री किया? बाई बाई बैंक। बाई बैंक, ये हो जाएगा 2000। बाई बैंक 2000 हो गया। तो 22 और यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। 2 साइड है तो 2 लिखेंगे, कितना होगा? क्या लिखना पड़ेगा? 2 क्रेडिट क्रेडिट्स सेल्स। 2 क्रेडिट सेल। अच्छा, डेटर बन गया, क्रेडिटर बन गया। अच्छा, कैश अकाउंट में अभी तक कोई क्रॉस पोस्टिंग तो मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है। कैश अकाउंट में हम लोगों ने क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। ड्राइंग्स लिख दिया है, सन्ड्री एक्सपेंस लिख दिया है, बाय बैंक लिख दिया है। अच्छा, अगर कोई कैश सेल है तो लिखना पड़ेगा। कैश सेल तो आएगा, क्यों बताओ? क्वेश्चन में बताया है कि हम लोग मैक्सिमम कैश सेल करते हैं और बहुत थोड़ा सा अमाउंट का क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल आर फ्यू, इसका मतलब कैश सेल होता है आर नोटेड इन ए डायरी, जो कि डायरी में नोट किया जाता है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैश सेल कितना है। तो देखो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सेल कितना है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। सेल का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से हमें सेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करने से हमें ये पता चल जाएगा। सॉरी, सेल ही तो निकालना है। मतलब ये देखो सेल्स मतलब क्या हो जाता है, ये लिख सकते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग कॉस्ट में भी करते हैं प्लस परचेज लेस, अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेल कितना हुआ है हमारा। ओपनिंग स्टॉक जितना था प्लस परचेज, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और जितना बच गया, तो बच गया जितना वो क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने सेल नहीं किया, तो बाकी जो नहीं बचा वही तो हमारा सेल हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखो ओपनिंग स्टॉक 10,000। परचेज, परचेज देखो हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था परचेज 38,000। 38,000। और हमेशा क्रेडिट परचेज होता है, कैश परचेज नहीं होता है, ये बता भी दिया है। तो फिर कंफ्यूज हम लोग को होना नहीं है कि सिर्फ यही वाला परचेज क्यों ले। नो कैश परचेज इज मेड, ठीक है। अच्छा, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये देखो मिल गया इनको 4,000, इन्होंने देख लिया है कि 4,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाकी सेल हो जाएगा। अच्छा, ये सेल हो रहा है या कॉस्ट ऑफ सेल हो रहा है? मुझे ये बताओ तो, ये सेल हो रहा है या कॉस्ट ऑफ सेल हो रहा है? मतलब सेल वैल्यू है या सेल का कॉस्ट वैल्यू है? अगर ये कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, तो ये आंसर किस में आ रहा है? कॉस्ट में आना चाहिए। कॉस्ट में ही आएगा, ठीक है। ये तो हम लोग कॉस्टिंग में कितना कर चुके, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, या फिर सीओजीएस भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक ही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट आ रहा है 44,000, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, मुझे सेल्स चाहिए ना, तो मुझे अगर सेल्स चाहिए तो इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मुझे सेल्स पता चल जाएगा। तो 44,000 प्लस प्रॉफिट का एक रेट बता के रखा था, प्रॉफिट का रेट बता के रखा है 20% ऑन सेल। तो अगर सेल के ऊपर 20%, तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा? 20% मतलब कितना होता है? 20/100 है ना। ये देखो 25%। 25%, अच्छा 20, और ये हो गया 100, ये हो गया कॉस्ट, और ये सेल हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये कॉस्ट हो गया 80। कॉस्ट के ऊपर 20/80 होगा, 1/4, 1/4 होगा। ये देखो सिंपल इस तरह से कर सकते। प्रॉफिट 20% बोला है, किस पे बोला है? सेल पे। सेल को 100 मान लो, ठीक है, ये सेल को 100 मान लो, तो कॉस्ट 80 हो गया। तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट, तो प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80, तो 1/4। तो 11,000, 11,000 प्लस 44,000 हो गया 55,000। टोटल सेल हो गया 55,000, ठीक है। टोटल सेल 55,000, और उसमें से क्रेडिट सेल कितना है? क्रेडिट सेल कितना है? क्रेडिट सेल कितना है ये हम लोगों ने डेटर में कैलकुलेट किया होगा जरूर। क्रेडिट सेल कितना है? 7,000। 8,000 मैंने गलत लिखा है क्या? ये 7,000 होगा। Yes, ma'am. 7,000. ओह अच्छा, भूल लिखे कुछ।
7,000, अच्छा 7,000 फिर इसमें लेस करेंगे, ये टोटल सेल हो गया। तो टोटल सेल्स 55,000 लेस कर देते हैं क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल हो जाएगा 7,000, तो बचा 48,000। तो ये कैश सेल हो गया। और कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल्स होता है। कैश सेल का एंट्री होता है कैश टू सेल्स। तो ये कैश अकाउंट अब जाके क्लोज होगा, कैश टू सेल्स 48,000 बस। और कैश परचेज तो होता नहीं है कि इसका कोई भी एंट्री हम लोग यहाँ पर करें। अब क्लोज कर देते हैं। ये हो गया 49,000, ये 49,000 देख लेते हैं। 49,000 माइनस 42, 2006 और 1300, तो 3,100 ये आ गया बाई बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का। मतलब 3,100 जो उनको मिल नहीं रहा है, मिसिंग अमाउंट उतना होना चाहिए। 3,100 उनको कैश नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए था, और वो बैंक में ले जाके एज यूजुअल डिपॉजिट कर देते 3,100 जो उन्हें नहीं मिला, बाई चांस किसी रीजन से नहीं मिला होगा। तो या तो चोरी वोरी हो गया या फिर कुछ और हो सकता है। तो ये देखो, ये मिसिंग अमाउंट ऑफ कैश हो गया। अच्छा দিদি একবার পূর্ণ সামটা একবার বলো একটু। হ্যাঁ, কোন পেজটা? এইটা এইটা এখানে হ্যাঁ, এটা দেখ। দিদি টু সেলসটা 48,000 কি করে আসলো ওটা আরেকবার একটু বলবে? টু সেলসটা 48,000, দাঁড়াও। ও, এটা তো আমরা বের করলাম, এই যে टू कैश सेल्स तो वही तो वर्किंग नोट किए जो निकाले। হ্যাঁ, এই যে টোটাল সেলসটা 55,000 এলো না, এই যে টোটাল সেল 55,000 আর ক্রেডিট সেলটা 7,000 এই ডেটার থেকে পেলাম। তাহলে টোটাল সেলস থেকে ক্রেডিট সেল ডিডাক্ট করে দিলে আমরা পেয়ে গেলাম ক্যাশ সেল এইখান থেকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। पहले ये वाला, ये सेल वाला वर्किंग नोट होगा। ये थोड़ा लेकिन घुमा के क्वेश्चन देखो, पहले सेल वाला वर्किंग नोट बनेगा, तब टोटल सेल मिलेगा, फिर डेटर से क्रेडिट सेल को यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, तब जाके कैश सेल हमें फाइंड आउट होगा। इस तरह से होगा। अच्छा देखो, सारा क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है। ये लेंदी है, ये कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक काम कर सकते हो, बस एक ही तो बचा है, तुम लोग इसको होमवर्क ले लो, नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसको हम होमवर्क करवा देंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम तो डिस्कस करते ही कर भी देंगे डिस्कस। तो तुम लोग एक बार जरूर ट्राई करो, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन किए हो तो एक ट्राई करके देखना जरूर कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेंदी है क्वेश्चन, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसे भी अच्छे तरीके से सोचो, क्योंकि नीचे का जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए ना, थोड़ा ट्रिकी टाइप है, और ये भी शायद थोड़ा ट्रिकी है, तो तुम लोग कोशिश करना कि हो जाए। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये वाला होमवर्क देते हैं और नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।